कल बता दिए थे परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। अब देखिए बैंक अकाउंट जो है, बैंक अकाउंट किस स्थिति में लिखा जाएगा, किस स्थिति में हम लोग बैंक अकाउंट का उपयोग करेंगे। तो कहता है व्यापार में जो भी नकद रुपया बैंक में जमा किया जाएगा या निकाला जाएगा। व्यापार का जो भी रुपया बैंक में नकद जमा करेंगे या निकालेंगे तो उसे इस खाते में लिखा जाता है और इसे बैंक का खाता भी कहा जाता है। अब बैंक अकाउंट कब कब होगा? अब बैंक में जैसे आप सामान सेल किए, पिछले क्लास में बताए थे, यदि आप सामान सेल किए और वो पैसा आपको अकाउंट पर दे रहा है, चेक के माध्यम से दे रहा है, फोन पे दे रहा है, गूगल पे, यानी कि डिजिटल पेमेंट कर रहा है किसी भी तरह से, तो वो हमेशा जो पैसा जाता है अकाउंट में रहता है। तो उस स्थिति में आपको बैंक अकाउंट लिखना है। अब यहाँ पर एक मेंशन हो सकता है बैंक के नाम के साथ कौन सा बैंक है। जैसे 4-5 बैंक आपके पास है अकाउंट खुला हुआ, तो सभी बैंक का नाम मेंशन करेंगे। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए जमा कर दिए SBI में, 2 लाख रुपए जमा कर दिए केनरा में और 1 लाख रुपए आप कैश रखे हुए हैं, तो दोनों बैंक अलग अलग हो गया, SBI अलग हो गया और केनरा अलग हो गया। तो उस स्थिति में आपको दोनों बैंक का नाम सहित यहाँ पर दिखाना पड़ेगा और उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट भी लिखेंगे। पैसा किस बैंक में गया या किस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप भी बैंक अकाउंट से ही पेमेंट करें, आप भी जो सामान खरीद रहे हैं उसे आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं या फिर चेक से पेमेंट कर रहे हैं या RTGS यानी NEFT कर रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको भी बैंक अकाउंट ही लिखना है। अगला है स्वीटीज अकाउंट। स्वीटीज से जब व्यापार में उधार माल खरीदेंगे या बेचेंगे, अब यहां देखिएगा एक पर्सन आ गया है, एक कंपनी का नाम आ सकता है, यहां पर कोई एक व्यक्ति आ गया, कहता है कि किसी व्यक्ति का नाम तब लिखेंगे जब उससे हम माल उधार खरीदेंगे या उधार में बेचेंगे तब। आप नकद में बेच रहे हैं तो वहां पर आपको उसके नेम पर ऐड नहीं करना है। हाँ, रेफरेंस में आप उसका नेम लिख सकते हैं कि आप सामान बेचे किसको हैं, रेफरेंस में आप उसका नाम लिख सकते हैं, लेकिन आप उसको सेल करेंगे कैश में या फिर आप परचेज करेंगे कैश में, लेकिन उसी का रेफरेंस में उसका नाम आप लिख सकते हैं कि विनायका मोटर्स से हमने सामान परचेज किया, सुधीर कुमार को हमने सामान दिया, सेल किया। तो जब इस व्यक्ति से, किसी भी व्यक्ति से यदि उधार खरीदेंगे या उधार बेचेंगे तभी उसका नाम लिखेंगे, जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम, जैसे यहां पर किया कि परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, हम मोतीलाल से सामान खरीद रहे हैं उधार में। यदि यहां पर देखिए, यहां पर सिर्फ लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, आगे कैश का कोई चर्चा नहीं है, आगे कैश का कोई चर्चा नहीं है। जब कोई चर्चा नहीं है तो ये सामान समझ लीजिए कि उधार में है, वहां पर लिखा नहीं रहेगा कि उधार में खरीदे हैं, सिर्फ ये सेंटेंस आपको मिल जाएगा। यदि कैश रहेगा तो आगे कैश का मेंशन किया जाएगा, यदि कैश का मेंशन नहीं किया हुआ तो सीधे से समझना है कि यह सामान उधार में खरीदा या बेचा गया है। यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके लिए है। जब आप एंट्री करेंगे तो उधार में खरीदे या उधार में बेचे, तो इस प्रकार से परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू मूलचंद और परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल। अब यहां पर दोनों में सामान उधार, एक में बेचा गया और दूसरा में खरीदा गया। यहां पर कैश का कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ नेम आया है, सिर्फ नेम आया है। अब इसी जगह हो सकता है परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल,
15,000। ये अमाउंट का चर्चा कर दिया, ये 20,000 ले लेते हैं, ये अमाउंट का चर्चा कर दिया, फिर भी यहां पर ये उधार में ही है, फिर भी ये जो है उधार में ही सामान बिक रहा है। कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम मोतीलाल 15,000, 15,000 का सामान हम मोतीलाल से खरीदे हैं। सोल्ड गुड्स टू मूलचंद 20,000, हम जो है सो मूलचंद को 20,000 का सामान बेचे हैं, मूलचंद को बेचे हैं, मूलचंद व्यक्ति को नहीं, मूलचंद को सामान दिए हैं, बेचे हैं, गुड्स बेच रहे हैं यहाँ पर, तो सोल्ड गुड्स टू मूलचंद। यदि इसी स्थान पर यदि इस तरह का रहे, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश फॉर कैश, हम सामान खरीदे महेश से और नकद में, तब यहां पर आएगा ये फॉर कैश। यदि फॉर कैश ना लिखा रहे तो ये हमेशा समझिए कि उधार में बेचा गया है या उधार में खरीदा गया है। और सर अगर डिजिटली पेमेंट करेंगे तो फॉर अकाउंट, फॉर चेक, फॉर बैंक, यूपीआई। यदि आप डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, पेमेंट फॉर यूपीआई, ये भी लिख सकते हैं। तो वो हो गया आपका कैश के लिए। यदि अकाउंट से करेंगे तो फॉर चेक, फॉर एनईएफटी, आरटीजीएस, ये आप लिखेंगे यहां पर। तो ये हो गया परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। ठीक इसी का अपोजिट सोल्ड गुड्स टू मूलचंद फॉर कैश हो सकता है। जहां पर हमें अमाउंट डाले हैं, यहाँ पर बिल्कुल सिर्फ नेम डाला हुआ है, उसी स्थान पर क्या करना है, आपको कैश मेंशन कर देना है। यदि कैश मेंशन नहीं है तो सीधे से समझना है कि ये उधार सामान खरीदा गया है। और यदि नकद में खरीदा गया और क्वेश्चन सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है तो लिखने में आपका मिस्टेक है। ये नहीं कि आप अकाउंट के रूल्स को बदल दीजिएगा, आप अपने तरीके को बदलिए कि आप जो गलत किए हैं उसको सुधार करने की कोशिश कीजिए। तो ये हो गया उधार में और ये हो गया कैश में। इस स्थिति में हम लोग उधार, जैसे यहां पर नाम बता रहा है स्वीटी, यहां पर किसी एक खास व्यक्ति का नाम आ गया, यहां पर किसी एक कंपनी का नाम आ सकता है। गुड्स परचेज फ्रॉम विनायका मोटर्स, स्पेयर पार्ट्स परचेज फ्रॉम विनायका मोटर्स, स्पेयर पार्ट्स हम गाड़ी के लिए खरीदे विनायका मोटर्स से, तो वो उधार में खरीद लिए। लेकिन इसी जगह पर यदि मेंशन कर दिया जाए कैश, तब वहां पर उसके नाम से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा, वहां पर सिर्फ और सिर्फ लिखाएगा कैश अकाउंट। लेकिन उसके रेफरेंस में उसका नाम डालेंगे। यदि पूछा जाए कि ये सामान कैश तो बेच लिए, लेकिन किसको दिए हैं, तो रेफरेंस में उसका नाम हम लोग डालेंगे। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ड्राविंग्स अकाउंट। अब ड्राविंग होता है आहरण खाता। जब मालिक व्यापार में रुपया दिया था उस समय आप लिखे थे कैपिटल अकाउंट। अब मालिक आपसे व्यापार से रुपया ले रहा है या कोई सामान ले रहा है, तो उस समय मालिक का अकाउंट हो जाएगा ड्राविंग्स अकाउंट, क्योंकि रुपया देने वाला व्यक्ति मालिक है। जब वो दे रहा था तो उस समय पूंजी दिया था तो उसको लिखे थे आप कैपिटल। अब उसी में से वो कुछ रुपए या कुछ सामान ले रहा है दुकान से या आपके बिजनेस से ले रहा है, तो उस स्थिति में लिखेंगे हम लोग वहां पर ड्राविंग्स अकाउंट आहरण खाता। उतना रुपया उसने निकाल लिया मालिक। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब व्यापार से मालिक अपने निजी या घरेलू उपयोग के लिए, मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए यदि व्यापार से पैसा या कुछ वस्तु या कुछ सामान नकद निकालता है तो उसे आहरण खाता में लिखा जाता है और इसे आहरण का खाता कहा जाता है। जब मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए, अब जैसे पहले बताए थे एग्जांपल में, यदि मान लीजिए मालिक आपको 50,000 रुपये दिया बिजनेस चलाने के लिए,
तो वो मान लीजिए 50,000 रुपये दिया, कुछ दिन बाद आपसे 2,000 रुपये ले लिया, बोला थोड़ा जरूरी है दीजिए, आप उसे दे दिए। कल हो के आप हिसाब खोजिएगा तो आपको वो कैपिटल दिया था 50,000, आगे दिन चल के कहेगा 50,000 रुपये आपको हम दिए थे, आप 50,000 का हिसाब दीजिए हमको। तो 2,000 रुपये वो जो निकाल लिया, ले लिया है, वो 2,000 रुपये उसको मेंशन कर देना है ड्राइंग्स खाता में। ड्राइंग्स खाता में मेंशन कर देना है, यानी कि उन्होंने आहरण कर लिया। अब आपको हिसाब देना है 48,000 का। अब आपको प्रॉफिट लॉस भी निकालना है 48,000 पर ही। भले वो बिजनेस चलाने के लिए स्टार्टिंग में 50,000 दिया, उससे मतलब नहीं है। आपके पास जो कैपिटल बचा हुआ है उसी कैपिटल पर प्रॉफिट लॉस निकलेगा। यदि आप पूरे कर लेते हैं तो उसमें आपको अपनी पॉकेट से पैड करना हो सकता है और प्रॉफिट लॉस भी ज़्यादा कम हो सकता है। लेकिन यदि आपका जो कैपिटल बचा हुआ है उसी पे निकालते हैं तो आपका प्रॉफिट भी बेटर होगा, यदि लॉस हुआ तो लॉस भी बेटर होगा। दोनों ही काम यहां पर हो सकता है। तो ये देख लिए ड्राइंग्स अकाउंट से। अब कहता है वेज अकाउंट। आप जैसे बिजनेस चला रहे हैं तो मजदूर वहां पे काम करने तो आएगा ही आएगा। अब मजदूर काम करने आ रहा है तो वेज अकाउंट कहता है व्यापार जो भी मजदूरी मजदूर को दिया जाता है व्यापार से, उसे मजदूरी खाता में लिखा जाता है और इसे मजदूरी का खाता भी कहा जाता है। इसे मजदूरी का खाता भी कहा जाता है। तो व्यापार में जो भी मजदूर आपके यहाँ काम कर रहा है उसे आप पैसा दे रहे हैं, व्यापार से पैसा आप दे रहे हैं, उसे मजदूर को दे रहे हैं। तो उस पैसा को आप खर्च कहाँ किए? मजदूर को दिए हैं तो वहां पर आपको मेंशन करना है मजदूरी का खाता। पैसा आप खर्च कहाँ किए तो आप मजदूर को पैड किए हैं, तो वहां पर मजदूर के लिए आता है वेज अकाउंट। वेज अकाउंट आ जाएगा। इसके बाद है रेंट अकाउंट, किराया का खाता। व्यापार से जो भी किराया मकान या जमीन के लिए मालिक को दिया जाता है, हो सकता है जमीन आप रेंट पे लिए होंगे, आप बिल्डिंग रेंट पे लिए होंगे, ये भी हो सकता है कि आप जमीन रेंट पर लिए उसमें बिल्डिंग अपना बनवा लिए। तो इस स्थिति में आप जब रेंट पैड करते हैं मालिक को, चाहे वो बिल्डिंग का ऑनर हो या फिर लैंड का ऑनर हो, किसी भी चीज का ऑनर हो, आप उसे यदि पैड करते हैं तो उसे रेंट अकाउंट में लिखेंगे। इसी प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी बिल, इसी प्रकार से वाटर बिल, न्यूज़पेपर बिल, आप जो भी पैड कर रहे हैं, जो भी एक्सपेंस किए हुए हैं और आप पैड कर रहे हैं तो उसे यहां पर उसके नाम से, चाहे रेंट हो, सैलरी हो, डिस्काउंट हो, कमीशन हो, उसके नाम से हम यहां पर मेंशन करेंगे कि इस वास्ते से मेरा खर्चा इतना बिजनेस का हुआ है। अब सैलरी अकाउंट, वेतन या तनख्वाह का खाता। व्यापार से जो भी वेतन कर्मचारी को दिया जाता है उसे वेतन या तनख्वाह खाता में लिखा जाता है। इसे वेतन या तनख्वाह का खाता कहा जाता है। आप जो पैड किए सैलरी, अब सैलरी पैड जब कर रहे हैं तो आपके यहाँ बहुत सारे स्टाफ हो सकते हैं, मैनेजर हो सकता है, सुपरवाइजर हो सकता है ना, जूनियर मैनेजर हो सकता है, फील्ड ऑफिसर हो सकता है। आप एक बिजनेस चला रहे हैं तो आपके बिजनेस में बहुत सारे पोस्ट पर बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे होंगे। कोई इंजीनियर होगा आपके कंपनी में, तो तरह तरह के पोस्ट आपकी कंपनी में चल रहा है। तो उस स्थिति में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक ही नाम का दो व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है, हो सकता है ना। अब मान लीजिए बड़ा सा आपका बिजनेस है, उसमें 100-200 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक या दो व्यक्ति डबल नाम, मतलब डबल व्यक्ति एक ही नाम का हो सकता है। उस स्थिति में अगर दोनों का पोस्ट अलग अलग है, एक मैनेजर और एक इंजीनियर है, तो यहां पर लिखेंगे सैलरी पैड प्रकाश मैनेजर, या फिर जो उसका नाम है, जो उसका पोस्ट है, उस पोस्ट के साथ मेंशन कर देंगे कि वो क्लियर हो जाए कि पैसा किसको दिया गया है, मैनेजर को दिया गया है या इंजीनियर को दिया गया है, क्योंकि नाम दोनों का सेम है। इसलिए वहां पर हमें उसको मेंशन करना पड़ेगा, बाइफरकेशन करना पड़ेगा। इसके बाद वहां पर जब हम लोग लिखेंगे पैड सैलरी टू प्रकाश द मैनेजर, जैसे इसको मेंशन करते हैं यहाँ पर
पेड सैलरी टू यहां पर आएगा क्योंकि इसको पोस्ट को हम लिख रहे हैं, ये पोस्ट इसका क्या है, इसीलिए इसको खास चीज को इंगित किया जा रहा है, इसलिए यहां पर द आएगा। मैनेजर यहां पर लिखे तो ये मैनेजर हो गया। अब यहां पर पेड सैलरी टू मैनेजर यहां पर आ गया, लेकिन उसके नाम को मेंशन कर दिए साथ में कि मैनेजर है तो कौन व्यक्ति है। अब मान लीजिए एक ही ब्रांच में 2-3 मैनेजर भी हो सकता है, असिस्टेंट मैनेजर हुआ, मैनेजर हो गया, हेड हो सकता है उसका। अब मान लीजिए एक ही कंपनी आपका 4-5 ब्रांच है, तो 4-5 ब्रांच का सब मैनेजर अलग अलग हो सकता है। ये भी हो सकता है कि एक ब्रांच और दूसरा ब्रांच का नाम दोनों का सेम मिल रहा हो, लेकिन दोनों मैनेजर ही हैं, तो वहां पर ब्रांच नेम मेंशन करना पड़ेगा। यदि आपका पोस्ट भी सेम मिल गया, नाम भी सेम मिल गया, लेकिन आपका ब्रांच 2-4 जगह है, तो उसमें आपको इंगित करना पड़ेगा कि किस ब्रांच वाले मैनेजर को पैसा आप दिए हैं, तो ब्रांच नेम मेंशन करेंगे। तो आप जितना भी आगे बढ़ेंगे उसमें छोटी छोटी पॉइंट उसमें और बढ़ते चल जाएगा, ऐड होते चल जाएगा कि कहां पर आपको कैसे लिखना है और कैसे ऐड करना है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो परिभाषा में देखे थे, एग्जाम्पल में देखे थे कि इसको हम लोग पर्सनल कहेंगे, रियल कहेंगे, नॉमिनल कहेंगे, तो किस किस को कहेंगे और उसका मतलब क्या होता है। जैसे पहले मैं बचपन में पढ़े होंगे कैपिटल मतलब बड़का ABCD ना, लेकिन यहाँ पर कैपिटल में क्या है, पूंजी है, स्पेलिंग सेम है। तो इंग्लिश में शब्द एक ही होते हैं और मीनिंग सबके अलग अलग अपने अपने स्थान पर बदलते जाते हैं, सभी का मीनिंग अपना अपने अपने स्थान पर बदल जाता है। तो हम लोग यहाँ बिजनेस में कर रहे हैं तो कैपिटल किए। इसी प्रकार से ड्राइंग्स में होता है, इसके चित्र से संबंधित भी होता है, यहाँ पर आरण से संबंधित है। तो सबका अलग अलग मीनिंग हो सकता है, अपने अपने स्थान पर बदल जाता है। ये इंग्लिश का बहुत सारा रूल्स पहले से चलते आ रहा है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं, बस अपने जैसा उसको बना लेना है। अब कैपिटल वहां था बड़का ABCD, यहाँ हम बना लिए अपने जैसा, हम बिजनेस का काम कर रहे हैं तो बिजनेस के लिए बना लिए इसको। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देखें, तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसमें मेंशन हो गया।